हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग 10th क्लास में रजिस्टर्स के अरेंजमेंट हम लोग सीख के आए कि रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से रेजिस्टेंसेस को हम लोग सीरीज और पैरेलल सीख चुके हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में और पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड तब माने जाएंगे जब एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ में कनेक्टेड होगी। जैसे कि ये एक कैपेसिटर है जिसकी नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ में कनेक्टेड है। ये हमारे पास में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, और ये हमारे पास में सीरीज में कनेक्टेड है। ये हमारे पास बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी जो है इस पूरे के पूरे सर्किट अरेंजमेंट को चार्जेस प्रोवाइड कराएगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि सीरीज अरेंजमेंट में जो चार्जेस रहते हैं वो हमारे पास में सेम रहते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल रहता है वो हमारे पास में अलग अलग होता है। तो चार्जेस एट दिस कैपेसिटर, दिस एंड दिस, तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस जो है वो इक्वल है, लेकिन जो पोटेंशियल है इसके लिए V1, इसके लिए V2 और इसके लिए V3 बन गया है। तो इस पूरे अरेंजमेंट के लिए अरेंजमेंट में चार्जेस सेम होंगे, पोटेंशियल डिवाइड होगा। ओके, मैं मान के चलता हूँ कि हमारी जो बैटरी है वो इस पूरे अरेंजमेंट को प्लस क्यू नाम का चार्ज देती है, जिसके कारण इसमें V1, V2 और V3 नाम का जो पोटेंशियल है वो जनरेट होता है। लेकिन जो V1, V2, V3 जो टोटल पोटेंशियल बनेगा, मतलब कि यदि यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3 है, तो यहाँ से जो बैटरी पोटेंशियल क्रिएट करेगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, वो तो टोटल V होगा, क्योंकि V में से क्या बनेगा हमारे पास में V1, V2 और V3 बनेगा। तो जो टोटल V होगा उसको हम लोग कह सकते हैं कि टोटल V कॉम्बिनेशन होगा V1, V2 और V3 का। जैसे मान लीजिए टोटल V हमारे पास में 6 है, तो 6 में से V1 बन जाएगा 2, V2 बन जाएगा 2 और V3 बन जाएगा 2, क्योंकि टोटल पोटेंशियल कितना हमारे पास में 6 है। यदि हमारे पास में कैपेसिटेंस जो है हमारे पास में सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, मतलब जितना आप चार्ज दोगे उतना ही पोटेंशियल उसका इंक्रीज होता जाएगा। और C जो है वहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर कांस्टेंट। तो Q इज इक्वल टू CV होता है, और यहाँ से जब हम लोग V की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा Q अपॉन CS। S जो है वो इंडिकेट करता है कि वो सीरीज अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले पहले कैपेसिटर के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है, बाद में दूसरे कैपेसिटर के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में हम लोगों ने तीसरे कैपेसिटर के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और पहले कैपेसिटर के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा V1 इज इक्वल टू पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल, चार्ज सेम है, और पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इसी प्रकार दूसरे का, इसी प्रकार तीसरे का। इन तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, तो ये हमारे पास में आ जाएगा Q अपॉन CS, क्योंकि रिजल्टेंट ये है हमारे पास में, इधर से आ जाएगा Q1 अपॉन C1, Q2 अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। सबके अंदर से Q कॉमन है, तो हम लोगों ने Q कॉमन ले लिया और ये Q को Q से कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन CS कैपेसिटर इन सीरीज आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बेटा आप लोगों को यदि याद होगा तो ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए आता था जिसमें रेजिस्टेंस आता था। तो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बनता था, जबकि हम लोगों ने ये देखा कि सीरीज के लिए जो कॉम्बिनेशन बना सीरीज कैपेसिटेंस के लिए, वो कॉम्बिनेशन हमारे पास में ऐसा बनता है। मतलब कि यदि हमें किसी सर्किट अरेंजमेंट के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू घटानी होगी तो हम उन कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से हम लोग कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल का देखते हैं एक बार। यदि हमारे पास में 3 कैपेसिटर है और
उन तीन कैपेसिटर की कोई कैपेसिटेंस वैल्यू होगी कि वो कितना चार्ज जो स्टोर कर सकता है। तो मान लीजिए तीन कैपेसिटर हैं, उनका कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3, और वो तीनों के दोनों कैपेसिटर है कनेक्टेड है हमारे पास में पैरेलल में। यदि एक कैपेसिटर का पॉइंट ए दूसरे कैपेसिटर का भी पॉइंट दूसरे कैपेसिटर की प्लेट पॉइंट ए और तीसरे कैपेसिटर की प्लेट भी पॉइंट ए से कनेक्टेड होगी। इस कैपेसिटर की प्लेट पॉइंट ए से, इसकी ए से, इसकी ए से, इसकी बी से, इसकी बी से, इसकी बी से, मतलब कि जितने भी हमारे पास में नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं, सबकी सब प्लेट जो है वो एक पॉइंट से कनेक्टेड होगी और दूसरी जो सबकी सब प्लेट हो एक पॉइंट से कनेक्टेड होगी। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कैपेसिटर्स अरेंजमेंट। ये जो बैटरी हमारे पास में प्लस माइनस, ये बैटरी इस अरेंजमेंट को चार्ज प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि इस पूरे के दौरान जो पोटेंशियल है, हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इस पूरे के दौरान जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, लेकिन चार्जेस जो डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है बैटरी टोटल चार्ज देगी प्लस क्यू, जिसमें से इस प्लेट के अक्रॉस चला जाएगा Q1, इस प्लेट के अक्रॉस Q2 और इस प्लेट के अक्रॉस चला जाएगा Q3। फिर से सारे के सारे चार्जेस जो है Q1, Q2, Q3 इस प्लेट पे आएंगे और बी पॉइंट पे सारे चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे। Q की वैल्यू बी पॉइंट पे आ जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हमारे पास में जो टोटल चार्ज है वो आ जाएगा हमारे पास में प्लस का Q प्लस का Q2 प्लस का Q3। हम लोग ये जानते हैं कि Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो जो आ जाएगी CV1V पहले कैपेसिटेंस के लिए, पहले चार्ज के लिए। इसी प्रकार से Q2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में C2V एंड Q3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में C3V। V जो है इस पूरे अरेंजमेंट के लिए कांस्टेंट है, सेम है। जो Q1, Q2, Q3 की वैल्यू आई इनको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा C1V प्लस का C2V प्लस का C3V। सबके अंदर से V कॉमन है, हम लोगों ने V कॉमन ले लिया और इस V को हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई में इधर ले गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गए। हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ से Q अपॉन V जो है वो इक्वल टू हो जाएगा C के बराबर। क्योंकि अरेंजमेंट हमारे पास में पैरेलल है इसलिए हम लोगों ने उसको लिख दिया CP। P मतलब जो है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, तो जो CP है उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं Q अपॉन V होती है, और इस Q अपॉन V की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं CP। तो CP की वैल्यू क्या आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब जब हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास में टोटल कैपेसिटेंस जो होता है उस सर्किट अरेंजमेंट का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि हमारे पास में मान लीजिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो आंसर है CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 C5 C6। हर बार क्या हो रहा है, एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखिए 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 5 6 7। तो यदि n नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे तो ये क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू NC। C क्या है यहाँ पे कैपेसिटेंस है और N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ओके। अगली चीज हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जिसको हम लोग जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके अंदर रख देने से कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होते हैं, कौन से होते हैं, और वो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर देते हैं, उसके बारे में हमारा जो है अगला टॉपिक होगा। तो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि जब किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच में, ये हमारे पास में एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होंगे, तो जब ये बैटरी जो है इन दो टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण ये चार्जेस जो मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण चार्जेस मूव होना शुरू हो जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, और ये चार्जेस मूव होना शुरू नहीं होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। तो जो इंसुलेटर है
उसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा हुआ है, या इंसुलेटर के दो पार्ट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। एक हो जाएगा हमारे पास में पोलर इंसुलेटर, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में नॉन पोलर इंसुलेटर। ठीक है, जो इंसुलेटर है उसी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ये कहें कि जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक है या इंसुलेटर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो वो तो फ्री होंगे नहीं, तो कोई करंट उनके अंदर से फ्लो नहीं होगा। तो फिर वो कैपेसिटर्स की वैल्यू जो है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो आइए समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। हम लोग ये जानते हैं कि 11th क्लास में आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक छोटा सा कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका एक सेंटर होता है जिसके ऊपर उसका पूरे का पूरा मास सिचुएटेड होता है, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर द होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी कंसिडर्ड एट दैट पॉइंट। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, दो अपोजिट चार्जेस रहते थे प्लस क्यू माइनस क्यू, और दोनों चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस रहता था दैट इज इक्वल टू 12, और डाइपोल मोमेंट बनाता था P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 12। तो हमारे पास में जो पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ HCl का। इस HCl में इस H का एक सेंटर होगा, और इस Cl का, मतलब ये जो H पॉजिटिव है इसका एक सेंटर होगा, और ये जो Cl है इसका एक सेंटर होगा, नेगेटिव सेंटर। इन दोनों का सेंटर हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर हम लोगों ने लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट किया, और ये बना दिया हम लोगों ने डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 12। तो इस केस में इनके पास में किसी भी प्रकार के कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, लेकिन ये एक जो है मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं दैट इज कॉल्ड HCl, और ये न्यूट्रलाइज। उसी प्रकार से मैंने H2O लिया, तो ये रहा O नेगेटिव, और ये रहा H पॉजिटिव H पॉजिटिव। हम लोग ये जानते हैं कि यदि यहाँ से इसको मिला दूँ मैं ऐसा, और यहाँ से इसको ऐसा मिला दूँ, तो दोनों के बीच में एक एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 108। तो हम लोगों ने इन H पॉजिटिव पॉजिटिव जो है उनका हम लोगों ने सेंटर ढूंढा, ये वाला आ गया। ओ नेगेटिव जो उसका सेंटर ढूंढा हम लोगों ने, ये वाला आ गया, और इन दोनों सेंटर को सेंटर से मिला दिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया हमारे पास में 12। तो इन दोनों एग्जाम्पल से एक चीज हम लोगों को समझ में आती है कि जो पॉजिटिव सेंटर है और नेगेटिव सेंटर, उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 12। मतलब दोनों के दोनों सेंटर आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, मिले हुए नहीं है, दोनों सेंटर अलग अलग है जगह पे। तो जब दो सेंटर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल। ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि पोलर नॉन पोलर के बारे में और डीपली, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनकी जो शेप और साइज होती है वो एसिमेट्रिक टाइप की होती है। हम लोग जानते हैं दो प्रकार की साइज होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो इनकी जो शेप और साइज होती है वो हमारे पास में एसिमेट्रिक टाइप की होती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर कभी भी नहीं मिल रहे, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बना हुआ है। तो ये दो अपोजिट चार्जेस हो गए, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये, और दोनों के बीच में 12 का डिस्टेंस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल के पास में अपना खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, हमारे पास में दो अपोजिट चार्ज रहते थे और उन दोनों चार्जेस के बीच में 12 नाम का डिस्टेंस रहता था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो दीज मॉलिक्यूल्स हैविंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ओन। हम लोग ये देखते हैं कि जो एक कंपाउंड होता है या एक मटेरियल होता है, उनके अंदर ये पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो बना हुआ है। तो यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना हुआ है तो उस मोमेंट की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये जानते हैं किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई स्ट्रेंथ नहीं देखने को हम लोग को मिलती, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है 0 होती है। ऐसा क्यों? तो हम लोग ये जानते हैं कि जब ये एक मटेरियल है
इस मटेरियल के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये रेंडमली मूव करते रहते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो यदि कोई पॉजिटिव बनाएगा तो कोई नेगेटिव बनाएगा, कोई पॉजिटिव बनाएगा कोई नेगेटिव बनाएगा, कोई पॉजिटिव बनाएगा कोई नेगेटिव बनाएगा, और ये सारे के सारे जो रिजल्टेंट बनाएंगे वो हमारे पास में जीरो आ जाएगा, क्योंकि किसी पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर होगी तो किसी नेगेटिव की डायरेक्शन इधर होगी, और दोनों कोइंसाइड करेंगे, और कोइंसाइड करने के बाद में उनका जो चार्जेज है वो लॉस हो जाएगा, और उनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोगों को देखने को मिलता है जीरो। ओके, तो इसलिए जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है, और अब हमें इस जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो तोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को उठा के या इस डाई इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठा के हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे। तो जब एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उठा के रखते हैं, तो ये हमारे पास में दो प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर हम लोगों ने एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को उठा के रख दिया। तो जब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कौन करेगा, तो ये पॉजिटिव, और किधर से किधर करेगा, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एमिट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव टर्मिनल, सो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव टू द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये जो पॉजिटिव है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण ये जो पॉजिटिव है ये इस डाई इलेक्ट्रिक के नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये जो नेगेटिव है ये डाइलेक्ट्रिक के मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक के जो हमारे पास में मॉलिक्यूल के ये चार्जेज है इसको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इनके अंदर थर्मल मूवमेंट है, मतलब ये अपने आप एक दूसरे की तरफ रोटेट करते रहते हैं, जिससे इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जीरो था। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये पूरे के पूरे जो नेगेटिव ये खींच के इधर नहीं जाएंगे, और पूरे के पूरे पॉजिटिव जो है खींच के इधर नहीं जाएंगे। तो यदि हम लोग ये चाहते हैं कि ये पूरे पूरे अलाइन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उठ के इसके साथ साथ ये डाई इलेक्ट्रिक पूरे का पूरा अलाइन हो जाए, तो वी नीड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस जो है इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब इन डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो यदि ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो इन दोनों चार्जेस के अंदर, मतलब ये नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा किसके, 12 के, और हम लोग ये बोलेंगे कि दो नेगेटिव एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास में 12, इसलिए ये बन जाएगा हमारे पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या डाइलेक्ट्रिक होंगे उस केस में क्या होगा, क्योंकि पोलर में तो हम लोगों ने देखा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 12, और हम लोगों ने रैंडम मोशन था, रैंडम मोशन होने के कारण इनको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, जिससे नेगेटिव खींच के इधर चले गए, पॉजिटिव खींच के इधर चले गए, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया दैट इज 12, और ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारे पास में बन गए। तो लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ में सिचुएशन क्या होती है, क्या उनके लिए 12 डिस्टेंस बीच में होता है या नहीं होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की या डाइलेक्ट्रिक की, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ में मिला होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो एक नेगेटिव ओ है एक नेगेटिव ओ है, इन दोनों ओ का हम लोगों ने सेंटर ढूंढा, तो इन दोनों ओ का सेंटर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, और ये जो सी पॉजिटिव है इसका सेंटर देखने को मिला, तो इसका सेंटर हम लोगों को यहाँ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी नेगेटिव का ही सेंटर और यहीं पर भी क्या है, पॉजिटिव का ही सेंटर है। तो यहाँ पे नेगेटिव के सेंटर और पॉजिटिव सेंटर के बीच में जैसे पीछे वाले में 12 का डिस्टेंस था पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के बीच में, यहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टेंस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं, मिले हुए। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं
उनको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो यदि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी सेंटर नहीं होगा, कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा दो सेंटर्स के बीच में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दो चार्जेस सेपरेट डिस्टेंस पे होने चाहिए और दोनों के बीच में 12 नाम का डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके पास में किसी प्रकार का कोई भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास में। इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे H2 है, N2 है, CO2 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब हम लोग इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा। तो जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ये रहा पॉजिटिव सेंटर और ये रहा नेगेटिव सेंटर, दोनों के दोनों सेंटर क्या है, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड है और ये मॉलिक्यूल कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसा करने के कारण इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, जिसके कारण इसका जो पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट किया जाएगा इसके नेगेटिव चार्ज के कारण, और इसका जो नेगेटिव है वो अट्रैक्ट किया जाएगा इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो जो पॉजिटिव चार्जेस है वो पहुंच जाएंगे इधर और जो नेगेटिव चार्जेस वो पहुंच जाएंगे इधर, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2L। मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। पहले क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड कर रहा था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर चला गया, दोनों के बीच में बन गई एक 2L नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड, 2L नाम का एक डिस्टेंस बन गया और ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन ये जो है ये एक साथ एकदम से नहीं हो जाता, कि इंस्टेंटेनियस नहीं है। ये प्रोसेस जो है जब तक चलता रहेगा जब तक कि जो इंटरनल फोर्स है, मतलब जो इनको इकट्ठा किया हुआ है, वो फोर्स कमज़ोर ना पड़ जाए और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। बैलेंसिंग कंडीशन तब बनेगी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि जब ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव इधर चला जाएगा, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये खुद की अपने की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा। और ये क्या करेगा, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये क्या करेगा, अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है। ठीक है। तो जब दो चार्जेस जो पहले इकट्ठे थे वो अलग अलग हो गए, तो हमने बोला कि ये चार्जेस पोलराइज्ड हो गए। पोलराइज्ड हो गए, पोलराइज मतलब अपने डिस्टेंस अपने पॉइंट को छोड़ के दूर दूर हो गए, पोलराइज्ड हो गए। और ये अब एक डाइपोल बना रहे हैं। अभी डाइपोल पहले नहीं था, अब बना, इसलिए डाइपोल कहलाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो ये जो हमारे पास में सिचुएशन ऐसी थी, कुछ देर बाद में जो सिचुएशन है ये हमारे पास में बदल जाएगी और ये सिचुएशन हमारे पास में ऐसी हो जाएगी। तो जो नेगेटिव चार्जेस जितने भी वो इस प्लेट पे पहुंच जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस प्लेट पे पहुंच जाएंगे, और ये पूरी पूरी जो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। और ये डाइपोल मोमेंट बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इधर चले गए तो नेगेटिव इधर चले गए, नेगेटिव इधर चले गए पॉजिटिव इधर चले गए, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इंड्यूस्ड, और इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा वो कहलाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसे डाइपोल बनाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं, नेगेटिव यहाँ चला गया, पॉजिटिव यहाँ चला गया, ये दो पॉइंट रहे और इन दोनों पॉइंट के बीच में ये रहा 2L नाम का डिस्टेंस। तो दो अपोजिट चार्जेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस मेक्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या बन गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने देखा था कि ऑलरेडी उनके पास में खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि दोनों सेंटर आपस में मिले हुए होते हैं, दोनों सेंटर आपस में मिले हुए होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी दोनों बीच में डिस्टेंस नहीं होता है, तो इसलिए इनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो नेगेटिव इधर चला जाता है, पॉजिटिव चला इधर चला जाता है, और वो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है बनाते हैं। ठीक है, ये था अबाउट द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कल के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि यदि इन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं तो उससे उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है। या फिर ये कहें कि एक डाई इलेक्ट्रिक को, पोलर डाई इलेक्ट्रिक या नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक को यदि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है तो उससे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है वो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।